नमस्कार और पार्कवे में आपका स्वागत है। आज के लेसन में हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। ये जो यूनिट हम लोग कर रहे हैं वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एमपीपीएससी के प्री एग्जामिनेशन सिलेबस का यूनिट नंबर 9 है। तो आज हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। लेकिन इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डेटा लेता है, उस पर कार्रवाई करता है और रिजल्ट दिखाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं? जो हमारे घरेलू उपयोग में आने वाले डिवाइसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो घरेलू बिजली पे चलते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, पंखा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसी प्रकार से कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और घरेलू बिजली सप्लाई पे चलता है। अब ये करता क्या है? यूजर से डाटा लेता है, उस पर कार्रवाई करता है और रिजल्ट दिखाता है। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, दुनिया के सभी सिस्टम्स जो हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। डेटा लेते हैं, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और रिजल्ट दिखाते हैं। तो डेटा लेना यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग करना यानी प्रोसेस, और रिजल्ट दिखाना यानी आउटपुट। तो दुनिया के सारे सिस्टम्स जो हैं इसी तरह से काम करते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। उसी प्रकार से कंप्यूटर भी इसी तरह से काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसी थीम पे कंप्यूटर भी काम करता है। अब कंप्यूटर को डाटा देने के लिए इनपुट डिवाइसेस का उपयोग होता है। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह हो गया, जो कंप्यूटर को डाटा देने के काम आते हैं, हम जिससे कंप्यूटर को डाटा देते हैं। प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो पूरी प्रोसेसिंग करता है, प्रक्रिया करता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो वही काम करता है प्रोसेसिंग करने का। और आउटपुट देखने के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग होता है। आउटपुट देखने के लिए जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब चीजें जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो ये हमको रिजल्ट दिखाती हैं। तो कंप्यूटर को डेटा देने के लिए इनपुट डिवाइसेस का उपयोग होगा, प्रोसेसिंग करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग होगा, और आउटपुट देखने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग होता है। तो इस स्लाइड में हम लोग ये समझ गए कि कंप्यूटर क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के थीम पे काम करता है। इनपुट के लिए इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउसेस, इनका उपयोग होता है। प्रोसेसिंग करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आउटपुट देखने के लिए आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर हो गया और प्रिंटर हो गया, इस तरह के डिवाइसेस का उपयोग होता है। अब कंप्यूटर के बारे में आगे जानने से पहले हम लोगों को चार्ल्स बेबेज के बारे में जान लेना चाहिए। चार्ल्स बेबेज, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1791 को हुआ था, जिनका देहावसान हुआ 18 अक्टूबर 1871 को, इन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ही इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। नाम याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन नाम का एक यंत्र बनाया था, जो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है इस दुनिया का। और बाद में इसी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर को आगे विकसित करते करते जो है वो आज के जैसा कंप्यूटर बन गया। मतलब ये जो पूरी कॉन्सेप्ट थी और जो पहला प्रोग्रामिंग की गई थी, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया गया था, एक एनालिटिकल इंजन नाम का यंत्र बनाया गया था, वो सारा काम जो है वो चार्ल्स बेबेज ने किया। चार्ल्स बेबेज जो थे वो एक मैथमेटिशियन, एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने इस पूरी की पूरी अवधारणा को ही विकसित किया। मतलब ये जो शुरू में इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, एक्चुअली वो बेसिक कैलकुलेशंस के लिए, अब चूंकि ये खुद भी गणितज्ञ थे तो गणित के बड़े जो है वो समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने इसको बनाया था। लेकिन आगे चल के इसमें और भी फीचर्स जुड़ते गए और ये कंप्यूटर जो है वो दुनिया का एक हिस्सा बन के रह गया। और आज हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़े जो दूसरे डिवाइसेस हैं, उनके बिना हम इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वॉन न्यूमन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक आर्किटेक्चर बनाया, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको, जिन्होंने ये आर्किटेक्चर इसलिए बताया ताकि कंप्यूटर की संरचना को समझा और समझाया जा सके, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो पूरा जो आर्किटेक्चर बनाया था उसके 3 पार्ट थे। पहला पार्ट था इनपुट डिवाइस, दूसरा पार्ट था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट का, तीसरा पार्ट था आउटपुट डिवाइस का। तो कंप्यूटर को 3 भागों में उन्होंने बांटा और इस तरह से उसकी संरचना इन्होंने दिखाई है। पहला पार्ट हो गया इनपुट डिवाइस, जहां से हम लोग कंप्यूटर को डेटा देंगे। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस की मदद से करेंगे ये काम। जो दूसरा पार्ट है
उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और मेमोरी यूनिट है। अब हम लोग समझ लेते हैं क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो पार्ट है जो कि हम जो डेटा देते हैं उस पर कुछ कार्रवाई करता है, उस पर कुछ प्रक्रिया करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, अब इसके दो पार्ट हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली वो काम करता है कि जैसे जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हार्डवेयर जुड़े हैं कि नहीं, आपस में कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं, ये सब चीजें जो मेन काम होते हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड काम होते हैं, वो कंट्रोल यूनिट करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होते हैं, जो कि बेसिक प्रक्रियाओं के काम करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लेके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने का ये सब काम करते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो पार्ट हो गए, एक हो गया कंट्रोल यूनिट, एक हो गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सीयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एएलयू। तो सीपीयू के अंदर होते हैं सीयू और एएलयू। उसके बाद मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट यानी कि वह पार्ट है कंप्यूटर का जिसमें डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करके रखा जा सकता है। अब मेमोरी यूनिट दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी जिसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता, जिसका उदाहरण है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारे कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जिसके अंदर डेटा अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से रहता है। यानी जब भी हमारा कंप्यूटर चालू होता है तो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे संबंधित डेटा उसके अंदर आता है, फिर हम जैसे जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर्स का यूज करते जाते हैं तो उनसे संबंधित डेटा रैम के अंदर जाता रहता है, स्टोर होता रहता है, और जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं रैम के अंदर का सारा डेटा खत्म हो जाता है। यानी वो डेटा जो इसके अंदर स्टोर हुआ था वो अस्थायी रूप से स्टोर हुआ था। लेकिन इसको प्राइमरी मेमोरी क्यों बोलते हैं, और इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम है। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर चल भी नहीं सकता। ठीक है, और वोलेटाइल का मतलब होता है कि उसमें से कोई डेटा जो है वो समाप्त भी हो सकता है, उसमें डेटा टेम्परेरी रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है जैसे पानी वोलेटाइल होता है, भाप बन के खत्म हो सकता है, भाप बन के उड़ सकता है, उसी प्रकार से इसके अंदर का डेटा जो है वो उड़ सकता है, खत्म हो सकता है। अब एक दूसरे प्रकार की मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जिसके अंदर डेटा स्थायी रूप से यानी परमानेंटली रखा जा सकता है, जब तक आप उसको मैनुअली खुद से डिलीट नहीं करेंगे वो अपने आप डिलीट नहीं होगा। इसका उदाहरण क्या हो गया, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, जैसे पेन ड्राइव हो गया, जैसे सीडी वगैरह हो गए। ये सब चीजें क्या हो गई, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, या फिर सेकेंडरी मेमोरी यूनिट बोल सकते हैं इसको। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये दो प्रकार के मेमोरी जो है वो बेसिकली होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट को डिफाइन करता है। तीसरी चीज जो डिफाइन करता है वो आउटपुट डिवाइस, जिससे हम लोग रिजल्ट को देख सकते हैं। जब हम कोई कंप्यूटर को डेटा देंगे, कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग कर लेगा, फिर हमको रिजल्ट शो करेगा। तो रिजल्ट या तो मॉनिटर पे शो करेगा, या तो फिर प्रिंट निकाल के प्रिंटर से शो करेगा, या फिर साउंड सुनाएगा हमको स्पीकर से। तो इस प्रकार से जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो हमको आउटपुट देखने में या रिजल्ट देखने में मदद करते हैं। तो कंप्यूटर की संरचना को समझाने में वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध हुआ। इसके तीन पार्ट्स हैं, इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट का दूसरा पार्ट, और आउटपुट डिवाइस का तीसरा पार्ट। अब हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियां कौन कौन सी, कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां किस आधार पे अलग अलग की गई थी, कंप्यूटर को उसके सर्किट के बनावट के अनुसार 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। किसके अनुसार, सर्किट की बनावट के अनुसार। ठीक है, अब जिस चीज से सर्किट बनता था वो एक पीढ़ी हो गई, अब सर्किट दूसरी चीज से बनने लग गई तो पीढ़ी बदल गई, फिर तीसरी चीज से बनने लग गई, फिर पीढ़ी बदल गई। इस तरह से सर्किट जिस चीज से बनी उसी अनुसार ये पीढ़ियां बनी हैं। तो अब इसके टेंटेटिव जो पीढ़ियां हैं वो 5 हैं। पहली पीढ़ी जो हो गई 1940 से 1956, दूसरी पीढ़ी हो गई 1956 से 1963, तीसरी पीढ़ी हो गई 1963 से 1971, चौथी पीढ़ी है 1971 के बाद, ये 1971 ऑनवर्ड्स, क्योंकि अभी भी जो इसमें सर्किट बनते थे माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स वो अभी भी बनते हैं। और 5वीं पीढ़ी प्रेजेंट एंड ऑनवर्ड्स, ये इसलिए प्रेजेंट एंड ऑनवर्ड्स बोल दिया गया क्योंकि ये 5वीं पीढ़ी सर्किट के बनावट के अनुसार नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अनुसार है, जहां पे रोबोटिक्स आ गया, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो जो अभी ऑलरेडी चल रही है और इसमें और भी बहुत ज्यादा सुधार होने की उम्मीद है।
तो ये टोटल 5 पीढ़ियों के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि पीढ़ियों की जो समयावधि दी गई है वो औपचारिक नहीं है, यानी अलग अलग किताबों और स्टडी मटेरियल में अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने पहली पीढ़ी बोली 1940 से 1956, तो किसी बुक में आपको यही मिलेगा, किसी बुक में आपको जैसे 1943 से 1956 मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरी पीढ़ी मैंने 56 से 63 बोली, तीसरी पीढ़ी मैंने 63 से 71 बोली है। अलग अलग बुक्स में ये आपको जो समयावधि दी गई है, जो समय दिया गया है, ये अलग अलग हो सकता है। इसका कारण ये है कि ये कोई औपचारिक नहीं है, किसी मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है इसको, या फिर किसी सरकार ने, किसी इसको ऑथराइज्ड बॉडी ने नहीं कहा है कि यही पीढ़ी है। ये जो है वो अलग अलग जो है वो हाउसेज ने, अलग अलग कंपनीज ने, अलग अलग मीडिया हाउसेज ने अपने हिसाब से इसको बना दिया, लेकिन जो समयावधि है वो करीब करीब लगभग यही है, ठीक है। तो ये 5 पीढ़ियों के बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहली पीढ़ी के बारे में, फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956। इस पीढ़ी में कंप्यूटर की सर्किट बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। ये याद रखिएगा, पहली पीढ़ी के जो सर्किट थे वो वैक्यूम ट्यूब से बनते थे। कंप्यूटर काफी बड़े होते थे, वैक्यूम ट्यूब खुद ही काफी एक बड़ा डिवाइस है, ठीक है। मिली सेकेंड में कैलकुलेट करते थे। इनपुट के लिए पंच कार्ड और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग होता था। तो देखिए, वैक्यूम ट्यूब का फोटो अभी हम लोग देख लेंगे, पंच कार्ड का फोटो अभी देख लेंगे, और मैग्नेटिक ड्रम का भी फोटो अभी हम लोग देख लेंगे। ये तीनों जो हैं वो पहले जनरेशन में यूज होते थे। अब वैक्यूम ट्यूब जो है वो काफी बड़े साइज का डिवाइस था, इसलिए कंप्यूटर भी बड़े थे। अब वैक्यूम ट्यूब फ्यूज भी जल्दी होता है, तो उसमें फॉल्ट भी ज्यादा होता था। वैक्यूम ट्यूब से गर्मी निकलती है, तो गर्मी भी बड़ी ज्यादा होती थी। तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में लगाने पड़ते थे, इसलिए काफी बड़े बड़े कंप्यूटर बन जाते थे। 2-2 कमरे के एक कंप्यूटर बने हुए हैं। इस तरह से जो है वो काफी बड़े साइज के कंप्यूटर उस समय हुआ करते थे। इनपुट के लिए पंच कार्ड्स का उपयोग होता था, ठीक ना। पंच कार्ड अभी हम लोग देख लेंगे, इसका फोटो देख लेंगे, आप समझ जाएंगे। मैग्नेटिक ड्रम, इसमें जो है वो डेटा स्टोर होता था। इस पीढ़ी के कमर्शियल कंप्यूटर थे ENIAC और EDVAC। अब ENIAC का फुल फॉर्म क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC, ENIAC। और दूसरा था EDVAC, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। याद रखिएगा, ENIAC और EDVAC, ठीक है। और इन दोनों कंप्यूटर्स को बनाया किसने था? जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉकली ने। कब बनाया था? 1947 में, ठीक है। तो पहली पीढ़ी के जो कमर्शियल कंप्यूटर थे, नाम याद रहेगा, ENIAC और EDVAC। बनाया किसने था? जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉकली ने। कब बनाया था? 1947 में। अब इन दोनों ही कंप्यूटर्स में, ENIAC में और EDVAC में, एक छोटा सा डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि ENIAC जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करता था, और EDVAC जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता था। अब दोनों में अंतर क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम यानी जिससे हम लोग 0 से लेकर 9 तक, है ना, 1 2 3 4 5 6 हम लोग जिससे गिनने का उपयोग करते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम लोग जो स्कूल में जोड़ घटाव वगैरह सीखते हैं, जिससे हम लोग सामान गिनते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो डेसिमल नंबर सिस्टम। उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टोटल 10 डिजिट यूज होते हैं 0 से लेके 9 तक। और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? इसमें सिर्फ 2 डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1, ठीक है। अब कितना भी बड़ा नंबर होगा, जैसे 2565, इसको बाइनरी में लिखेंगे तो वो 0101 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम ही आज के डेट में कंप्यूटर्स में यूज होता है, ठीक है। EDVAC जो था वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता था, और ENIAC जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करता था। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है कंप्यूटर में यूज होना बंद हो चुका है। EDVAC जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता था, और आज भी जो कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते हैं। अब आपको जरा फोटो दिखाना है। वैक्यूम ट्यूब ये रहा, आप देख सकते हैं, इसकी साइज बड़ी, फ्यूज जल्दी होता है, गर्मी निकलती थी इससे, इसलिए कंप्यूटर्स भी उसी हिसाब से थे। पंच कार्ड्स, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से कार्ड को एक बार डाला जाता है ताकि इनपुट डिवाइस एक्टिवेट हो जाए, और उसके बाद इस तरह से इसमें डेटा डाला जा सकता है। मैग्नेटिक ड्रम, ये देख सकते हैं आप, मैग्नेटिक ड्रम, इसमें जो है वो मैग्नेटिक कोटिंग है, और इसी के ऊपर डेटा जो है वो स्टोर हुआ करता था। तो काफी जो है वो बड़े डिवाइसेस का उपयोग होता था। अब ये टेक्नोलॉजी जो है वो आपको
कभी कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत ही ज़्यादा पुरानी बातें हो गई हैं सब। आपको वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक ड्रम ये आपको शायद देखने को भी ना मिले। अब सिर्फ फोटोग्राफ्स वगैरह में आप इसको देख सकते हैं। तो ये यूज होते थे पहले जनरेशन में। अब बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं दूसरे जनरेशन के बारे में, जिसकी जो समय था 1956 से 1963 लगभग। इस पीढ़ी में कंप्यूटर की सर्किट बनाने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। ठीक है, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। अब पहले जो जनरेशन के कंप्यूटर थे वो मिली सेकेंड में कैलकुलेशन करते थे, ये माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेशन करते थे। स्पीड बढ़ गई है ना। मशीन भाषा के स्थान पर असेंबली भाषा का उपयोग किया जाने लगा। असेंबली भाषा क्या है? असेंबली भाषा एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। जैसे हम लोग जो भी अपना प्रोग्राम लिखते हैं ना, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखने का मतलब है जैसे कि हम लोग जैसे सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसमें जैसे करते हैं है ना, इंट a, b, c। अब इंट, अब हम लोग समझ गए कि इंट मतलब इंटीजर होता है ना। इस तरह से जो है वो अंग्रेजी से मिलता जुलता, मतलब जो इंसान को आसानी से समझ में आए, ऐसी लैंग्वेज में, ऐसे सिंटैक्स में प्रोग्राम लिखा जाता है। इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और मशीन जो है वो समझती है मशीन भाषा, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज 0101। अब इनके बीच का कुछ एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसकी मदद से प्रोग्राम को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसपोर्ट किया जा सके, तो वो हुआ असेंबली भाषा। तो सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेजेस का उपयोग होना शुरू हो गया, जो कि एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज थी हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच की। मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोरेज वगैरह के लिए टेप ड्राइव का उपयोग किया गया, मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया गया और प्रिंटर का उपयोग शुरू हुआ। ये जरूर याद रखिएगा, प्रिंटर का उपयोग सेकंड जनरेशन में शुरू हुआ था, है ना। अभी हम लोग टेप ड्राइव्स देख लेंगे, मैग्नेटिक डिस्क वगैरह देख लेंगे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर थे जो कमर्शियल कंप्यूटर्स, वो थे IBM 7094, IBM 1400 और CDC 164। ये IBM के कंप्यूटर जो थे वो उस समय बड़ा डोमिनेंस था इनकी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। और IBM जो है धीरे धीरे इस पूरे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में अपनी पैठ जो है वो बनाने में लग गई थी। दूसरी पीढ़ी में देखिए ये हैं ट्रांजिस्टर्स, जिनके सर्किट्स बना करते थे दूसरी पीढ़ी में। ये मैग्नेटिक टेप हो गया। अगर आपने पुराने ज़माने के कैसेट्स वगैरह देखे हों तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें टेप होता है जो कि मैग्नेटिक कोटिंग होती है और इसी के ऊपर जो है वो डेटा स्टोर होता है। ये मैग्नेटिक डिस्क, कुछ लोगों ने आज से शायद 20 साल पहले देखा होगा कि फ्लॉपी डिस्क यूज होता था। तो इस तरह के फ्लॉपी डिस्क होते थे और दो प्रकार के होते थे, एक 3.5 इंच का होता था, एक 5.25 इंच का होता था। तो और भी 10 साल और पुराने चले जाएं, मतलब 1990 के आसपास चले जाएं, तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए भी फ्लॉपी का यूज होता था। मतलब जो बूटिंग होती थी उसके लिए पहले फ्लॉपी लगानी पड़ती थी, उसके बाद बूटिंग होती थी। तो ये मैग्नेटिक डिस्क जो है इसके अंदर डेटा रखा जाता था, मैग्नेटिक टेप के अंदर भी डेटा रखा जाता था। ट्रांजिस्टर वो चीज जिससे उस समय सर्किट बनाए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर काफी छोटे थे तो कंप्यूटर भी काफी छोटे होने लग गए। इसके खराब होने का डर भी कम हो गया थोड़ा सा, मतलब फॉल्ट भी कम हो गया और इससे गर्मी भी कम निकलने लगी। तो कंप्यूटर जो है वो और एडवांस हो गए ट्रांजिस्टर के आने के बाद। अब बढ़ते हैं तीसरी पीढ़ी पे। तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन 1963 से 1971। इस पीढ़ी में कंप्यूटर की सर्किट बनाने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग होना शुरू हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट, समझ गए? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी आया। आईसी आया तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया। आईसी से जो कंप्यूटर थे वो अत्यंत छोटे हो गए। मतलब अत्यंत का मतलब है कि बहुत अत्यंत, टेबल पर रखे जाने लायक हो गए। इससे पहले नहीं तो इतने बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर होते थे कि एक दो कमरे के तो एक कंप्यूटर ही हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पैदा कर दिया। और न सिर्फ कंप्यूटर में बल्कि लगभग जितने भी इस प्रकार के सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे सब में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग होना शुरू हो गया। अब इसकी अवधारणा किसने दी थी, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था? उनका नाम है जैक किल्बी और इन्होंने 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट की संकल्पना दी थी। 1961 में प्रोडक्शन शुरू हुआ, उपयोग शुरू हो गया। ठीक है, तो जैक किल्बी याद रखिएगा, जिनकी वजह से इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो आया। अब तीसरी पीढ़ी में
कौन कौन से कमर्शियल कंप्यूटर थे जो पॉपुलर थे? IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108 और यूनिवैक AC 9000। ये तीसरे पीढ़ी के कॉमर्शियल कंप्यूटर थे जो बहुत फेमस थे, और IBM यहाँ पर भी एक तरह से डोमिनेंस थी। IBM जो है वो काफी पॉपुलर कंपनी बन गई थी और अधिकतर जो है वो हार्डवेयर पे उसका आधिपत्य चल रहा था। ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें ये एक सर्किट बनाया गया और इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट्स जो है वो लगाए जा सकते थे। उसके बाद अब चौथी पीढ़ी आई, फोर्थ जनरेशन 1971 ऑनवर्ड्स, है ना। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। अब आईसी से बढ़ के माइक्रो प्रोसेसर पे आ गए। टेड हॉफ ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल के लिए बनाया था। किसने बनाया? टेड हॉफ ने, है ना। 1971 में किसके लिए बनाया? इंटेल के लिए बनाया, जिसे इंटेल 4004 कहा गया, इंटेल 4004। अब एक सिलिकॉन चिप में हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट लग सकते थे। अभी आपने जैसे कि ये देखा ना, ये इंटीग्रेटेड सर्किट, ये एक ऐसा सर्किट है जो कि ये अपने आप में एक परिपूर्ण सर्किट है, ठीक है। ये इस तरह से देखिए फिक्सचर्स हो जाते हैं, ये इस तरह से इसको फिक्स कर दिया जाता है मदरबोर्ड पे। अब ऐसे ही ऐसे ढेर सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को एक चिप में, एक सिलिकॉन चिप के ऊपर लगा दिए जाएं, ढेर सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो वो बन जाता है माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन अगर ऐसा भी किया जाए तो भी जो है वो एक थोड़ा सा भारी काम हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स को भी छोटा करने की जरूरत महसूस हुई और इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाए और एक सिलिकॉन चिप में ढेर सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स लग जाएं, इस टेक्निक पे काम शुरू हुआ और टेड हॉफ ने ये काम पूरा किया और इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बनाया। इसी माइक्रो प्रोसेसर से जो है वो कंप्यूटर और छोटे हुए और आजकल जैसे आज के कंप्यूटर्स आपको दिखते हैं वैसे कंप्यूटर बनने शुरू हो गए। तो कैसे बना? एक सिलिकॉन चिप में हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट लगाए गए, ठीक है। हजारों की संख्या में ढेर सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स एक सिलिकॉन चिप के ऊपर लगा दिए गए और उसके बाद जैसे जैसे सर्किट्स की, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की संख्या बढ़ती गई, है ना, वैसे वैसे ये टेक्नोलॉजी और एडवांस होती गई। जैसे पहले इसे LSI कहा गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर और ज्यादा सर्किट्स जब सिलिकॉन चिप में लगने लगे तो उसे कहा गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी VLSI। और भी ज्यादा संख्या बढ़ी तो कहा गया उसको ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इनका भी उपयोग शुरू हुआ, LSI, फिर VLSI, फिर ULSI, इनका उपयोग शुरू हुआ। 1981 में IBM ने होम यूजर के लिए पहला कंप्यूटर लॉन्च किया। 1981 में, इसके पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे वो कमर्शियल कंप्यूटर्स होते थे। होम यूजर के लिए पहला कंप्यूटर 1981 में IBM ने बनाया था। यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को बताना बहुत ही जरूरी है कि भारत में जन्मे अमेरिकन इंजीनियर विनोद धाम, इनको कहा जाता है सिलिकॉन चिप का पितामह, फादर ऑफ सिलिकॉन चिप्स। नाम है विनोद धाम। भारत में जन्मे थे लेकिन अमेरिका की नागरिकता थी इनके पास और अमेरिकन इंजीनियर थे। यहाँ नाम याद रखिएगा, विनोद धाम, इनको कहा जाता है फादर ऑफ सिलिकॉन चिप्स। ये माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, ठीक है। अब आजकल आप कभी अपने मदरबोर्ड देखा हो कंप्यूटर के अंदर का तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से बहुत सारे सिलिकॉन चिप्स जो है मदरबोर्ड पे लगे रहते हैं और इनमें एक एक चिप्स में बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, बहुत सारे ICs होते हैं। और अब तो खैर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जब LSIs थे तो संख्या उतनी कम थी, फिर VLSI आया, फिर ULSI आया, तो अब तो बहुत एडवांस हो गए माइक्रो प्रोसेसर्स। अब जानते हैं हम लोग पांचवी पीढ़ी के बारे में। पांचवी पीढ़ी यानी 5th जनरेशन, जो कि प्रेजेंट एंड बियॉन्ड है। यह पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पीढ़ी है ना। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता है, यहाँ मशीनें भी सीखती हैं, मशीनें भी अपने एक्सपीरियंस के अनुसार सीख जाती हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग का जमाना है, नेचुरल लैंग्वेजेस का जमाना है, मशीनों से बात कर सकते हैं आप, है ना। सुपर कंडक्टर्स का जमाना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक सत्य बन गया है आज की डेट में। आज की डेट में बात करने वाले रोबोट्स हैं, आपका काम करने वाले रोबोट्स हैं, सुपर कंडक्टर्स हैं आज के डेट में, है ना।
आज की डेट में जो बहुत सारे ऐसे मशीनें हैं जिनके बारे में आज से 15-20 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। आज की डेट में जो बल्कि बहुत सारे जैसे जीमेल जैसी चीजें वो अपने आप से ही पकड़ लेती हैं कि स्पैम है कि क्या है। ठीक है ना, आप फेसबुक पे पोस्ट करिए, उसमें कौन सा GIF लगाना है, फेसबुक का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद बता देता है आपको कि किस तरह का GIF इसमें आप उसके रिप्लाई में लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जो कि हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में शो करती हैं, जो कि नॉर्मल चीजों में भी लग रही हैं आजकल। मतलब कोई जरूरी नहीं है सिर्फ रोबोट में ही लगे हैं, नॉर्मल जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे मोबाइल एप्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसको कहा जाता है, ये हम लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। अमेरिकी वैज्ञानिक मार्विन मिन्स्की, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, मार्विन मिन्स्की। जन्म 9 अगस्त 1927, मृत्यु 24 जनवरी 2016, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ इनको, है ना। इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मार्विन मिन्स्की, नाम याद रखिएगा। तो ये था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। 5 जनरेशंस के बारे में हम लोगों ने जाना, कंप्यूटर के बारे में एक इंट्रोडक्शन भी लिया, जनरेशंस किस तरह से बटे, किस जनरेशन में क्या क्या फीचर्स थे, ये हम लोगों ने देखा। अगले पार्ट में हम लोग और आगे देखेंगे। इस पूरे यूनिट में हम लोग ये पूरा का पूरा जितना भी MPPSC प्री में आने की उम्मीद है वो पूरा हम लोग कवर करेंगे। आपका यदि कोई डाउट हो, आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक बार फिर से। नमस्कार।